हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फर्स्ट ईयर के भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम नदी के कार्यों के बारे में पढ़ रहे थे और आज की वीडियो में हम भूमिगत जल के जो कार्य है उनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, नदी की तरह भूमिगत जल के भी दो प्रकार से कार्य होते हैं। एक होते हैं अपरदनात्मक कार्य, अपरदनात्मक कार्य, और दूसरे होते हैं निक्षेपणात्मक कार्य, निक्षेपणात्मक कार्य। तो देखिए, हम पहले देखते हैं कि जो नदी की जो भूमिगत जल के जो अपरदनात्मक कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें देखिए लेपिज, घोलरंध्र, पहला इसमें लेपिज, दूसरा है घोलरंध्र, तीसरा है इसमें डोलाइन युवाला, डोलाइन युवाला, डोलाइन युवाला, कास्ट खिड़की पोलजे, कास्ट खिड़की पोलजे, पोलजे, और अंधी घाटी और कंदरा, अंधी घाटी और कंदरा। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के इसके भूमिगत जल के अपरदनात्मक कार्य हैं। और निक्षेपणात्मक कार्यों के बारे में हम देखें तो 3 प्रकार के इसके निक्षेपणात्मक कार्य हैं। पहला है इसमें, पहला है स्टेलेक्टाइड, स्टेलेक्टाइड, और दूसरा है स्टेमेक्टाइड और कंदरा स्तंभ, कंदरा स्तंभ। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के कार्य हैं भूमिगत जल के निक्षेपणात्मक कार्य हैं। और ये 8 प्रकार के हैं भूमिगत जल के अपरदनात्मक कार्य। अपरदनात्मक कार्य में है लेपिज, घोलरंध्र, डोलाइन युवाला, कास्ट खिड़की पोलजे, अंधी घाटी और कंदरा। और निक्षेपणात्मक कार्यों में है स्टेलेक्टाइड, स्टेमेक्टाइड और कंदरा स्तंभ। तो देखिए, आज हम जो सबसे पहले हमारे जो अपरदनात्मक कार्य हैं उनके बारे में देखते हैं। तो अपरदनात्मक जो कार्य है जिसमें पहला हमारा कार्य है भूमिगत जल का, वो है लेपिज। तो देखिए, भूमिगत जल की जो स्थलाकृति है वो बनती है विशेष रूप से चूने की पदार्थों में, चूने के प्रदेशों में, चूने के प्रदेशों में। मुख्य रूप से चूने के जो प्रदेश होते हैं, कास्ट जो प्रदेश होते हैं, उस चूने के प्रदेशों में भूमिगत जल से इस स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और हमारे इसमें सबसे पहले है लेपिज। देखिए, लेपिज का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, चूने के जो प्रदेश होते हैं उन चूने के प्रदेशों में ऊपरी धरातल पर कोई तो जो चट्टान होती है वो कठोर होती है और कोई कोमल होती है। तो जो कोमल चट्टान होती है उनका जो अपरदन है बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, और जो कठोर चट्टानें होती है उनका अपरदन मुश्किल से आसानी से नहीं हो पाता है। तो वो ऐसे कैसे रह जाती हैं। तो इस प्रकार से एक उबड़ खाबड़ संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब चूने के प्रदेशों में जो कोमल चट्टान होती है उनका अपरदन आसानी से हो जाता है और जो कठोर चट्टानें होती है उनका अपरदन नहीं हो पाता है, इस प्रकार नहीं हो पाता है। इसीलिए इस प्रकार से एक उबड़ खाबड़ संरचना का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं लेपिज। जैसे मान लीजिए ये जो चट्टानें हैं वो कठोर चट्टानें हैं, ठीक है, जिनका अपरदन नहीं हो पाया है। और ये जो चट्टानें हैं ये है कोमल चट्टानें हैं, इनका अपरदन आसानी से हो गया। तो इस प्रकार से एक उबड़ खाबड़ संरचना का निर्माण हो जाता है जिसे हम कहते हैं लेपिज। ठीक है, तो दूसरी हमारी इसमें जो आकृति है वो है घोलरंध्र। दूसरी है घोलरंध्र, घोलरंध्र। देखिए, घोलरंध्र किसे कहते हैं कि चूने के जो प्रदेशों में जब जो जल है, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो जल है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल,
कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो जल है वो चूने के साथ घुल जाता है तो उसे हम कहेंगे गोल रंध्र। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल चूने के साथ घुलने पर चूने के साथ घुल जाता है तो उसे हम कहते हैं गोल रंध्र। ठीक है, उसके बाद अगली है डोलाइन। अगली जो स्थलाकृति है वो है डोलाइन। तो देखिए हम डोलाइन किसे कहते हैं। देखिए जो चूने के जो मतलब जो जल है वो जल चूने के साथ घुल गया तो गोल रंध्रों का निर्माण हो गया। और ये गोल रंध्र जब बड़े हो गए, जब ये गोल रंध्र हैं वो जब बड़े हो गए तो क्या कहेंगे इनको हमें, डोलाइन। गोल रंध्र का जब विस्तार हो गया या फिर ये जो गोल रंध्र है वो बड़े हो गए तो इसको इसी बड़े रूप को हम कहेंगे डोलाइन। उसके बाद अगली जो आकृति है वो है काष्ठ खिड़की। अगली है काष्ठ खिड़की। तो देखिए इससे पहले हमने डोलाइन देखा तो डोलाइन का निर्माण हुआ था कई गोल रंध्रों के मिलने से या फिर गोल रंध्रों के बड़े होने से डोलाइन का निर्माण हुआ था। और कई डोलाइन मिलके काष्ठ खिड़की का निर्माण होता है। कई डोलाइन मिलकर काष्ठ खिड़की का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो डोलाइन कैसे बनते हैं, गोल रंध्रों के बड़े होने से डोलाइन का निर्माण होता है और कई डोलाइन मिलकर काष्ठ खिड़की का निर्माण करते हैं। उसके बाद है अंधी घाटी। अंधी घाटी। तो देखिए अंधी घाटी का निर्माण कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये चूने के जो प्रदेश है उस चूने के प्रदेश में कोई नदी वो बह रही है। ठीक है, कोई नदी बह रही है और फिर रास्ते में गोल रंध्र आ गया या फिर कोई डोलाइन है वो आ गई तो यहाँ से जो नदी है वो भूमिगत हो जाती है और भूमि के नीचे बहने लग जाती है। तो इसके आगे की जो इस नदी के आगे की जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, अंधी घाटी। अंधी घाटी। ठीक है, मतलब जब चूने के प्रदेशों में कोई नदी प्रवाहित होती है तो वह जो नदी है जो प्रवाहित होती है तो उसके रास्ते में जब कोई छिद्र डोलाइन जो आ जाते हैं तो उससे जो नदी है वो भूमिगत हो जाती है और भूमिगत होने से उसके आगे की जो खाड़ी है वो शुष्क पड़ जाती है। उसे हम कहते हैं अंधी घाटी। ठीक है, भाई यहाँ से ये नदी भूमिगत हो गई और फिर वापस से यहाँ पर बाहर निकल गई तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र यहाँ पर शुष्क क्षेत्र रह गया, उसके शुष्क क्षेत्र को हम अंधी घाटी कहते हैं। इस शुष्क क्षेत्र को हम अंधी घाटी कहते हैं। उसके बाद अगली जो स्थलाकृति है वो है कंदरा। कंदरा। देखिए कंदरा का निर्माण कैसे होता है कि जो चूने के प्रदेश होते हैं उस चूने के प्रदेशों में चूने के जो प्रदेश होते हैं उन चूने के प्रदेशों में भूमिगत जल के द्वारा एक बड़ी गुफा का निर्माण किया जाता है। बड़ी गुफा का निर्माण किया जाता है, उसे हम कहते हैं कंदरा। ठीक है, तो कंदरा हम किसे कहते हैं कि चूने के जो प्रदेश होते हैं उन चूने के प्रदेशों में जो भूमिगत जल होता है, भूमिगत जल के द्वारा एक बड़ी गुफा का निर्माण किया जाता है, उसे हम कंदरा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ। उसके बाद हम देखते हैं भूमिगत जल के द्वारा बनाई गई निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ। निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ। तो देखिए जो चूने के जो भूमिगत जल है उस भूमिगत जल के द्वारा 3 प्रकार की जो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ बनाई गई हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहली है स्टेलेक्टाइट। ठीक है, और उसको हम आश्चुताश्म भी कहते हैं। आश्चुताश्म, इसको हम आश्चुताश्म भी कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो कंदरा की छत होती है, जैसे मान लीजिए कंदरा या फिर मतलब कोई भी गुफा
उस गुफा की, मतलब चूने के प्रदेशों में ये कोई गुफा है, ठीक है, इसकी ये छत है यहाँ से। अब जब जो चूने के प्रदेश है, उन चूने के प्रदेशों में जब जल बह कर आता है, ठीक है, और जब जल के साथ जो भी अवसाद है या फिर कुछ भी बह के आता है, तो यह एक चूने की नदी जल के साथ जो बह कर आया हुआ है वो चूना है, वो यहाँ पे एक स्तंभ की तरह खड़ा हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से जो चूने भूमि के जल के साथ रिस कर आया हुआ जो पदार्थ है वो कंदरा की छत के ऊपर लटक जाता है, मतलब स्तंभ की तरह से इस प्रकार से चूने की छत के ऊपर लटक जाता है इस प्रकार से, ठीक है। नीचे टपकता, नीचे ये है टपकता रहता है और ये जो पदार्थ है वो इस प्रकार से नीचे लटकता रहता है, उसे हम कहते हैं आश्चुताश्म या स्टेलेक्टाइट, ठीक है। उसके बाद जो अगली आकृति है वो है निश्चुताश्म, अगली है निश्चुताश्म। देखिए निश्चुताश्म में क्या होता है, इससे पहले हमने ये पढ़ा है आश्चुताश्म। तो आश्चुताश्म में तो क्या हुआ था कि जो कंदरा की जो छत है वहाँ से चूना नीचे लटकता रहता है इस प्रकार से, इस प्रकार से नीचे लटकता रहता है कंदरा की छत से। ही छत है, ये है कंदरा की छत या फिर गुफा की छत है, यहाँ से चूना नीचे लटकता रहता है। इससे इस आकृति को तो हम कहेंगे आश्चुताश्म। और निश्चुताश्म में क्या होता है कि ये जो चूना है वो एक सीधा खड़ा रहता है, इस प्रकार से एक आकृति का निर्माण होता है, तो इसको हम कहते हैं निश्चुताश्म। निश्चुताश्म, ठीक है। तो ये दो स्थलाकृति हो गई, ये है ऊपर वाली जो स्थलाकृति वो है आश्चुताश्म और नीचे वाली जो स्थलाकृति वो है निश्चुताश्म, ठीक है। तो निश्चुताश्म में हमने देखा है कि इसमें जब कंदरा से जब टपकते हुए जल से घुले हुए जो पदार्थ गुफा के तल पर स्तंभ बनाते हैं, मतलब ये जो कंदरा की छत से ये जो पदार्थ है वो टपक रहे हैं और टपकते नीचे एक स्तंभ के रूप में बना देते हैं, तो उसको हम कहते हैं निश्चुताश्म। फिर अगली है हमारी है स्तंभ, कंदरा स्तंभ, कंदरा स्तंभ। तो देखिए कंदरा स्तंभ में क्या होता है कि जब भी आश्चुताश्म और निश्चुताश्म जब आपस में कहीं कहीं मिल जाते हैं, जैसे मान लीजिए इसके बीच में कोई ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर ये जो आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, आपस में ये मतलब यहाँ पे जो चूना है वो टपक रहा है और यहाँ पे चूना मतलब चूना गिर के यहाँ पे एक स्तंभ के रूप में खड़ा हो रहा है, और जहाँ पे ये दोनों आपस में मिल गए उसे हम कहेंगे कंदरा स्तंभ, कंदरा स्तंभ, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया पूरा डायग्राम। तो इसमें क्या है कि इसमें ये निक्षेपणात्मक आकृति है भूमिगत जल की। इसमें क्या होता है कि पहली आकृति है आश्चुताश्म, दूसरी है निश्चुताश्म और तीसरी है कंदरा स्तंभ। तो आश्चुताश्म में क्या होता है कि चूने के पदार्थों में जब जल बह के आता है तो उसके साथ चूना भी बह के आता है, और उसके साथ बहा हुआ वो जो चूना है वो इस प्रकार से टपकता रहता है नीचे, ठीक है। कंदरा की छत के नीचे वह चूना टपकता रहता है, इस प्रकार से आकृति बन जाती है। और जो टपकता हुआ जो चूना है वो नीचे तल के ऊपर, ये छत का तल है, मतलब ये कंदरा की छत है और ये इसका तल है। तो जब ये चूना तल के ऊपर जमा होकर और इस प्रकार से इकट्ठा हो जाता है, मतलब इस प्रकार की आकृति बन जाती है, उसे हम कहते हैं निश्चुताश्म। और जब भी आश्चुताश्म और निश्चुताश्म जब आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कंदरा स्तंभ, ठीक है। तो यह आपकी भूमिगत जल के द्वारा बनाई गई निक्षेपणात्मक आकृति। तो आज की वीडियो में हमने भूमिगत जल के द्वारा बनाई गई अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक आकृति के बारे में पढ़ लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।